हेलो एवरीवन। आज हम विसर्ग संधि के कुछ और नियमों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके विसर्ग का दंते सा में परिवर्तन आप देख रहे हैं। पहला मैंने हेडिंग लिखा है विसर्ग का दंते सा। इसे बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण दांतों की सहायता से किया जाता है। सा जब आप इसे बोलेंगे आपको खुद महसूस होगा, क्योंकि इसका उच्चारण करने में हमें दांतों की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए इसका नाम दंते सा है। तो विसर्ग का पहला नियम तीसरा नियम विसर्ग का दंते सा में परिवर्तन। इसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग का तालव्य शा में परिवर्तन, जिसे आप शल्य वाले शा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग का श में परिवर्तन। ये है आपका मूर्धन्य श। देखिए, अगर आप बोलेंगे तो यह है श और यह है श। दोनों को बोलने में भी आवाज में परिवर्तन है और साथ ही साथ लिखने में तो आपको दिखाई दे रहा है। और इन तीनों के नाम भी अलग अलग हैं। ये है आपका दंते सा, ये है आपका तालव्य शा और ये है आपका मूर्धन्य शा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं विसर्ग का स में परिवर्तन कब होता है। देखिए, विसर्ग के बाद यदि ता आए या सा आए, ये दो वर्ण आए, केवल दो, ता आ जाए या फिर सा आ जाए, तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। बहुत आसान से नियम है, ये तीनों ही बहुत इजी हैं। सा कब बदलेगा विसर्ग सा में कब परिवर्तित होगा? जब इसके बाद ता या सा दो वर्ण आए। तो देखिए, यहाँ पे विसर्ग के बाद ता आया है, नमः प्लस ते बराबर आधा सा बन गया, विसर्ग का बन गया आपका नमस्ते। मैं इसको अलग से ही आपको बता देती हूँ। छोटे छोटे उदाहरण हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। वीडियो बनाने में ज़्यादा समय आपका नष्ट ना हो, देखने में आपको बोरियत ना हो, इसलिए मैंने इन सभी उदाहरणों को पहले ही लिख लिया है। नमः प्लस ते, देखिए विसर्ग के बाद ता आए या सा आए, दो तरह के उदाहरण लिखे हैं, एक ता वाले और दो सा वाले। इसमें ता आया है तो विसर्ग किस में बदलेगा? आधे तालव्य नहीं, दंते सा में। और दंते सा कैसा होगा? आधा, यानी कि हलंत सहित। तो शब्द बना आपका नमस्ते। नमस्ते शब्द बन गया। ऐसे ही आपका है यहाँ पर मनः प्लस ताप, विसर्ग के बाद ता आया है, शब्द बना मनस, आधा सा हो गया, और ताप, मनस्ताप। यहाँ विसर्ग के बाद सा आया है, दूसरा वर्ण, तो विसर्ग का क्या बनेगा? आधा सा, ये बना दिया, और साहस आपका ऐसे ही आ जाएगा। केवल विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन होगा और बाकी बाद वाला शब्द वैसा ही रहेगा। हमें कुछ भी नहीं देखना है। विसर्ग के बाद अगर ता और सा है तो विसर्ग की जगह आधा सा हो जाएगा। ऐसा ही आपका निहि प्लस संकोच बन गया आपका निसंकोच। देखिए, चारों उदाहरण मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे। सबसे आसान ये नियम है कि विसर्ग के बाद ता आए या विसर्ग के बाद सा आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाता है या विसर्ग का दंते सा में परिवर्तन हो जाता है। ये हुआ आपका ये नियम, फर्स्ट वाला दंते सा में परिवर्तन। दूसरा है विसर्ग का तालव्य शा में परिवर्तन या शा में परिवर्तन। ये कब होता है तालव्य शा में परिवर्तन? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, जो पहले वाला नियम था उसमें हमें कुछ भी नहीं देखना है, केवल विसर्ग के बाद देखना है कि विसर्ग के बाद ता और सा हो। यहाँ क्या देखना है? विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में चा छा या शा हो, चा वर्ग के दोनों प्रथम वर्ण प्रथम अद्वितीय चा और छा हो या बाद में शा हो, तब विसर्ग का तालव्य शा हो जाता है। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, नियम के अनुसार विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, यहाँ स्वर है छोटी ई,
और बाद में क्या होना चाहिए, बाद में चा छा हो या शा हो। विसर्ग के बाद चा छा या शा, ये 3 हो। इसमें क्या था, ता और सा विसर्ग के बाद। इसमें विसर्ग से पहले भी कोई स्वर होना चाहिए और बाद में भी चा छा या शा होना चाहिए, तब क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य तालव्य शा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तब, यहाँ कोई स्वर है, विसर्ग से पहले कोई स्वर है, विसर्ग के बाद च छा और शा है, तब इसका परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन तालव्य शा में हो जाएगा। देखिए उदाहरण लिखे हैं, निहि प्लस चल। विसर्ग से पहले छोटी ई है, स्वर है, विसर्ग के बाद चा है, चा छा और शा, इन तीनों में से कुछ होना चाहिए। यहाँ पर चा है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य शा में, आधा तालव्य शा हो जाएगा चल। ये आपका शब्द बना। दूसरा है निहि प्लस चिंत। यहाँ भी देखिए, विसर्ग से पूर्व छोटी ई है और विसर्ग के बाद चा है। अब ची देख के आप ये ना सोचें पहले ई है, ई नहीं है, पहले चा है। जब आप चिंत को आप वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे तब च प्लस ई, छोटी ई प्लस आधा ना प्लस ता प्लस आ, इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद होगा। इसलिए पहले चा आएगा, उसके बाद ई की मात्रा आएगी। तो यहाँ पे क्या है, चा छा शा में से चा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, तालव्य शा। अब तालव्य शा आप देख रहे हैं आधा होगा, है ना। अब चिंत को आपको ऐसे ही लिखना है, तो ये आप इसके बाद नहीं लिखेंगे। अब आपको मालूम है जब कोई वर्ण आधा होता है और उसके बाद छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है तो वो हमेशा उससे पहले से लगती है। तो चिंत आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। निश्चिंत हो गया। तीसरा उदाहरण है, दुह प्लस शासन। विसर्ग से पूर्व स्वर आया है उ और बाद में शा आया है। देखिए अभी चा आया है और शा आया है। तो आपका हो जाएगा विसर्ग के स्थान पे आधा शा, दुष शासन आपका ऐसे ही रहेगा, शब्द बना दुशासन। हरि प्लस चंद्र। विसर्ग से पूर्व छोटी ई, विसर्ग के बाद चा आया है, तो शब्द बना आपका हरिश्चंद्र। विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, आधा शा, बाकी सारा शब्द आपका ऐसे ही रहेगा। शब्द बन गया आपका हरिश्चंद्र। देखिए तो 2 उदाहरण हुए, चा के और शा के। एक मुझे छा का भी याद आ रहा है, नी प्लस छल। यहाँ लिख देती हूँ मैं, नी प्लस छल बराबर निश्छल। विसर्ग की जगह आधा शा हो गया, यहाँ चा आया है इसलिए शब्द बना आपका निश्छल। तो ये हुआ विसर्ग का तालव्य शा में परिवर्तन। ये था मूर्धन्य शा में परिवर्तन। और जो तीसरा नियम है वो है विसर्ग का मूर्धन्य शा में परिवर्तन। इससे पहले वाला तालव्य शा था, ये है आपका मूर्धन्य शा में परिवर्तन। अब देखिए मूर्धन्य शा में परिवर्तन कब होगा। विसर्ग से पहले, देखिए इससे पहले वाले में क्या चेंज था, इससे पहले वाले नियम में कोई भी स्वर हो, यहाँ स्वर फिक्स नहीं है, कोई भी स्वर हो सकता है, तब तालव्य शा में परिवर्तन होगा। लेकिन मूर्धन्य शा में परिवर्तन के लिए विसर्ग से पहले यदि छोटी ई या छोटा ऊ हो, यहाँ फिक्स है, छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, और बाद में क ख ट ठ प फ, ये 6 वर्ण हैं। अब इनको आप कैसे याद रखेंगे। देखिए का खा अपने वर्ण का, अपने वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, टा ठा भी अपने वर्ग का
पहला दूसरा वर्ण है और प फ भी अपने ही वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। अब इसको और ज़्यादा याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपका पहला वर्ण हो गया, पहला वर्ग हो गया क वर्ग का। क वर्ग के बाद आता है च वर्ग, च छ ज झ वाला, वो इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब पहले वर्ग के दोनों वर्ण आ गए, फिर तीसरे वर्ग के च वर्ग के बाद ट वर्ग आता है, ट और ठ, तीसरे वर्ग के दोनों वर्ण, ट वर्ग के बाद त वर्ग आता है, त थ द ध न, वो भी इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब तीसरे के बाद चौथा छोड़ दिया है और पांचवा वर्ण। तो पहले वर्ग के दोनों वर्ण हो गए, तीसरे वर्ग के दोनों वर्ण हो गए और पांचवें वर्ग के प्रथम और द्वितीय दोनों वर्ण हो गए। इस तरह से आप इन 6 वर्णों को आसानी से याद रख सकते हैं कि बाद में क ख ट ठ और प फ में से अगर कोई आए तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। अब हमें पहले भी याद रखना है कि पहले क्या हो, छोटी ई हो या छोटा ऊ हो और बाद में ये 6 वर्ण अगर हैं तो विसर्ग का मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए इसके उदाहरण भी मैंने लिख करके रख लिए हैं। फर्स्ट है आपका निहि प्लस काम। देखें क्या आया है यहाँ पर, विसर्ग से पूर्व क्या होना चाहिए, छोटी ई या छोटा ऊ। यहाँ क्या है, छोटी ई है और बाद में का है, का और दूसरा वर्ण क्या था, का खा। पहले दोनों वर्ण थे अपने वर्ग के, तो यहाँ का है, तो इसलिए विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में। शब्द बना आपका निष्काम। ये आधा आपको मालूम है क्यों लिखा गया है इस तरीके से। दोनों वर्णों के बीच में कभी भी हलंत लगा करके कोई शब्द नहीं लिखा जाता है, कोई वर्ण। यहाँ पे आया है निहि प्लस कलंक। देखिए विसर्ग से पूर्व छोटी ई है, विसर्ग के बाद भी का है, तो ये भी मूर्धन्य श में बदल जाएगा, हो जाएगा निष्कलंक। शब्द हो गया निष्कलंक। नेक्स्ट है आपका दुहु प्लस कर्म। अब यहाँ विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, विसर्ग के बाद का है, तो शब्द क्या बनेगा, दुष्कर्म। ये हो गया आपका। आगे का उदाहरण देखिए, निहि प्लस पाप। विसर्ग से पूर्व छोटी ई ही है और बाद में पा दिया है। देखिए आपको याद होगा उससे पहले कौन कौन से थे, का खा टाठा और पा फा, तो यहाँ पा आया है, इसलिए विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आपका निष्पाप। फिर है दुह प्लस प्रकृति। विसर्ग से पूर्व छोटा ऊ है, दो चीजें थी, दो स्वर थे, छोटी ई और छोटा ऊ। यहाँ छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद प्र है। प्र किन किन दो वर्णों से मिलके बना है, पा और रा। आधा पा और रा, यानी कि आपका सबसे पहले प आया है, उसके बाद रा आया है, तो ऊ के बाद चूंकि पा आया है इसलिए यहाँ पे ये आपका विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द बन जाएगा दुष्प्रकृति। आगे देखिए, धनुः प्लस टंकार। विसर्ग से पूर्व छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद टा है, इसलिए विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में। शब्द बनेगा धनुष टंकार। धनुष की टंकार, जो टन टन की जैसे धनुष को हम खींचते हैं तो टन से एक आवाज आती है, वो उसे कहते हैं धनुष की टंकार। शब्द बना आपका धनुष टंकार। तो बच्चों ये आज मैंने आपको कम टाइम में, चूंकि नियम बहुत छोटे छोटे थे और इजी भी थे और तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे, लिंक भी थे, इसलिए मैंने आपको इन तीनों को ही बता दिया है।
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो पहला नियम है मूर्धन्य विसर्ग का दंते सा में परिवर्तन। उसमें क्या होता है, विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो और बाद में ता या सा आए तो विसर्ग सा में मूर्ध तालव्य सा में बदल जाता है। ठीक। जो दूसरा है उसमें विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, च छ या श हो तो विसर्ग तालव्य सा में बदल जाता है। ये सारे उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। उसके बाद मूर्धन्य सा में कब परिवर्तन होगा, जब विसर्ग से पूर्व छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में क ख ट ठ और प फ, यानी जो 5 वर्ग हैं उनमें से पहला, तीसरा और 5वें वर्ग के प्रथम 2 अक्षरों में से कोई हो, तब विसर्ग मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा विसर्ग का सा में परिवर्तन, विसर्ग का श में परिवर्तन और विसर्ग का श में परिवर्तन। तीनों ही श हैं, स श श। तीनों का उच्चारण स्थान अलग है, तीनों के नाम अलग हैं, तीनों का परिवर्तन का नियम अलग है। तो आपने आज ये तीनों ही पढ़े। इन तीनों को ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे क्या क्या परिवर्तन किस किस तरीके से होता है, किन किन वर्णों के आने पर होता है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके ये जो संधि वाला चैप्टर है कंप्लीट हो जाए। और लास्ट वीडियो में आप हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो लास्ट वीडियो है उसमें मैं आपको संधि को याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आप किसी भी संधि को आसानी से याद कर पाएंगे और कभी भी उसे नहीं भूलेंगे। चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।